गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटेलाइट टू मॉनिटर फॉरेस्ट। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो अपनी 7th अर्थ एक्सप्लोरर मिशन को भेजने के लिए तैयार है। बायोमास नाम का वेगा सी रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से ये लॉन्च किया जाएगा और इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है वो प्लेस किया जाएगा। मिशन का एम है वर्ल्ड के फॉरेस्ट को मैप करना। बायोमास मिशन एक पार्ट है ईएसए के ब्रॉडर अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम का, जो स्टडी करता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम। तो बायोमास मिशन एड्रेस करता है लैक ऑफ लार्ज स्केल डेटा ऑन फॉरेस्ट अबव ग्राउंड बायोमास और फॉरेस्ट हाइट, जो कि क्रिटिकल है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉरेस्ट का रोल इन कार्बन साइकिल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। फॉरेस्ट लगभग 16 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 ऑब्जॉर्ब करते हैं और लगभग 861 गीगा टन्स ऑफ कार्बन जो है उनकी ब्रांचेज, लीव्स, रूट्स और सॉइल्स में एब्जॉर्ब रहता है, तो स्टोर रहता है। 2023 में वर्ल्ड ने लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लूज़ किया है। डिफॉरेस्टेशन से भी 6% जो है ग्लोबल CO2 एमिशंस हो रहे हैं। ये मिशन हमें हेल्प करेगा मॉनिटर करने को कि कितने जो है कार्बन लेवल्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटी। मिशन जो है 3D इमेजेस फॉरेस्ट की क्रिएट करेगा, इंप्रूव करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट क्वालिटी, डाइवर्सिटी और कार्बन स्टोरेज। मॉनिटर करेगा आइस शीट की मूवमेंट्स को अंटार्कटिका में। तो बायोमास सैटेलाइट जो है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अर्थ के सरफेस को जो है वो मैप करेगा। अनलाइक ऑप्टिकल सेंसर्स, ये जो SAR टेक्निक है ये डे और नाइट दोनों टाइम और इवन क्लाउड्स के टाइम पर भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें P बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वेवलेंथ 70 सेंटीमीटर्स है। पहली ऐसी सैटेलाइट ग्लोबली होगी जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ कर रही है। तो ये अबव ग्राउंड बायोमास का एस्टिमेशन देगा। रिसर्चर्स उसके बेसिस पर कार्बन कंटेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। सैटेलाइट में 12 मीटर एंटेना भी है, जो कि ऑर्बिट में जाने पर अनफोल्ड होगा और हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग अक्रॉस वाइड फॉरेस्टेड रीजन्स हमें जो है वो कैप्चर करने के लिए हेल्प करेगा। मिशन जो है वो फॉरेस्ट फ्रॉम स्पेस जो है उसको वे करेगा, डिटर्मिन करेगा कि कितना कार्बन जो है स्टोर्ड है। हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा कार्बन बैलेंस के बिटवीन द फॉरेस्ट और एटमॉस्फेयर को समझने में। तो अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही प्रोग्राम है, जो डिज़ाइन किया गया है एनहेंस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम, सैटेलाइट्स लॉन्च करके। ठीक है, तो इससे पहले भी गॉक मिशन जो है वो भेजा गया था ओशन सर्कुलेशन और फिजिक्स ऑफ अर्थ इंटीरियर को जो है वो स्टडी करने के लिए। अर्थ केयर मिशन अर्थ के रेडिएटिव बैलेंस को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए। और इनका ब्रॉडर इम्पैक्ट ये है कि साइंटिफिक रिसर्च जो क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पर है, उनको सपोर्ट करने के लिए क्रिटिकल डेटा ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इनॉग्रल एडिशन जो है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट का जो एक लार्ज स्केल मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो शुरू हुआ है तंजानिया में। तो ये इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है लार्ज स्केल। और को होस्टिंग नेशंस कौन से हैं? इंडिया और तंजानिया। अपार्ट फ्रॉम दैट 11 कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो प्राइमरी एम तो ये है कि कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस बनाए जाएं और ये इंडिया के सागर और महासागर इनिशिएटिव को कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम है इंडियन साइंटिस्ट की, जिन्होंने एक नॉवल एनालिटिकल मेथड्स को डेवलप किया है स्टडी और ट्रीट करने के लिए रेयर कोलोरेक्टल कैंसर, जिसका नाम सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा है। ये एक रेयर और अग्रेसिव सब टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है जो ओरिजिनेट होता है कोलन या फिर रेक्टम में। इसकी जो अपेयरेंस है सिग्नेट रिंग लाइक अपेयरेंस होती है सेल्स की माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, रेजिस्टेंट है ये कन्वेंशनल थेरेपीज़ को, वन ऑफ द डेडलीस्ट कोलन कैंसर वैराइटीज़ है। तो अभी जो टेक्निक्स हैं इसमें जो है पेशेंट ड्रिवन जेनोग्राफ्ट्स और पेशेंट डिराइव्ड ऑर्गेनॉइड्स का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो PDOs क्या है? मिनिएचर 3D ट्यूमर मॉडल्स, जो कि ह्यूमन कैंसर टिश्यू से लैब डिशेज़ में बनाए गए। PDX जो है वो ह्यूमन ट्यूमर सेल्स को माइस में इंट्रोड्यूस करके फिर जो है ये थेरेपी यूज़ की गई। तो इसमें लैब ग्रोन मॉडल्स जो है वो क्लोजली मिमिक कर रहे थे मॉलिक्यूलर बिहेवियर को जो एक्चुअल ट्यूमर के। और ये मेथड जो है वन ऑफ द फर्स्ट लिविंग बायोबैंक्स है SRCC मॉडल्स का। तो SRCC लगभग 1% ऑफ ऑल CRC केसेस ग्लोबली मेकअप करता है और इंडिया में
लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स को ये अफेक्ट करता है, लगभग 10 गुना ज़्यादा, ऑफ्टन इन यंगर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैट इकोमॉन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम जो है क्रिएट किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु द्वारा। तो बैट इकोमॉन जो है इंडिया का पहला ऑटोमेटेड रियल टाइम बैट मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया बैट बायोलॉजिस्ट द्वारा। तो इसको डिज़ाइन किया गया एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अर्बन इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी एट स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी बेंगलुरु द्वारा। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, क्लासीफाई करता है बैट की इकोलोकेशन कॉल्स को रियल टाइम पर। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन है, रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर है, सोलर पावर्ड बैटरी है। तो ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली एट सनसेट और कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करता है ऑडियो को थ्रू द नाइट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि फ्रूट फ्लाई का जो लार्वे है वो उसके पास एबिलिटी है डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल एबिलिटी जो कि डिटेक्ट कर सकता है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को इन्वायरमेंट में, या अलाउ करता है एनिमल्स को टू सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेटेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी ये एबिलिटी जो है प्राइमरीली फाउंड होती है सर्टेन वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में। तो इलेक्ट्रोरिसेप्टर ऑर्गन्स जो है पहली बार डिस्कवर किए गए 1960s में, और ये जो है जनरली ये स्पीशीज़ कई तो इसका सोशल कम्युनिकेशन में यूज़ करती हैं। और इससे हमें पता लगता है कि इसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस कितनी है, सिर्फ नेविगेशन या हंटिंग के लिए ही नहीं है सिर्फ। तो फाइंडिंग्स ये थी कि एक स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स जो लार्वे के दोनों साइड पर होते हैं हेड के, उसमें ये इलेक्ट्रो रिसेप्टिव बिहेवियर देखा गया। और एक सिंगल न्यूरॉन इन द हेड क्लस्टर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड को। तो ये न्यूरॉन जो है एग्जिबिट करता है डिस डायरेक्शनल सेंसिटिविटी ऑल्सो। तो बाकी के पॉसिबल स्टिमुलाई को जो है जब एलिमिनेट कर दिया गया तो लार्वल रिस्पॉन्स देखा गया, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। तो इससे ये हमें पता लगता है कि फ्रूट फ्लाई लार्वे वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनिजम्स है जो ये ऐसी रेयर सेंसरी एबिलिटी एग्जिबिट करता है। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में लार्वा इमर्स हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वजह से हमें ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हमें समझ आया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुल ट्रायल किया है MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का, जो डिसेबल कर सकता है फिक्स्ड विंग और स्वार्म ड्रोन्स को। तो ये 30 किलोवाट लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम है, डिज़ाइन किया गया है टू टेक डाउन हेलीकॉप्टर स्वार्म ड्रोन्स ऑन रडार्स। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है। मोस्ट पोटेंट काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये वर्ल्ड के, और ये लाइटनिंग स्पीड ऑफ एंगेजमेंट, प्रिसीजन और लीथल एक्शन के लिए ये जाना जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये लेज़र सिस्टम एंगेज करता है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज और थ्वाट कर सकता है मल्टीपल ड्रोन अटैक्स को एक ही बारी में। उनके सर्वेलेंस सेंसर और एंटीने को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार टारगेट इसने आइडेंटिफाई कर लिया रडार ने, तो एक बीम ऑफ पावरफुल जो है लेज़र जो है वो उस टारगेट को कट थ्रू करते हुए स्ट्रक्चरल फेलियर्स कर देती है और इवन लीथल डैमेज भी कर देती है। तो जो कोलैटरल डैमेज है वो भी इसमें बहुत ही कम है, और एक्सपेंसिव एम्यूनिशन की ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। तो इंडिया ने इस एबिलिटी के साथ सिलेक्टेड कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है, जैसे US, चाइना और रशिया को, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीर आलम टैंक। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक 2.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाएंगे मीर आलम टैंक पर हैदराबाद में, और डेवलप करेंगे 3 आइलैंड जोन्स, जैसे कि स्टाइल ऑफ गार्डन्स बे ऑफ सिंगापुर में लोकेटेड है। तो मीर आलम टैंक एक फ्रेश वाटर टैंक है हैदराबाद में, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ मूसी रिवर पर पड़ता है। एरिया लगभग 260 एकड़्स का है, और कैपेसिटी इसकी 21 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर है। कई स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स यहाँ पर आके जो है इसको फीड करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है हैदराबाद के लिए यही था बिफोर ओस्मान सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर्स। ये टैंक नेम्ड है आफ्टर मीर आलम बहादुर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद थे ड्यूरिंग आसफ जहाज रेन। तो मीर आलम बहादुर ने इसकी जो है 1904 में इसकी फाउंडेशन रखी थी इस टैंक की, और इसे एक फ्रेंच इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ जो है वो करंटली सर्ज हो रही है कर्नाटका के शिवमोगा और चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ एक टिक बॉर्न वायरल हेमोरेजिक फीवर है,
या फिर डिसीज़ है, मोस्टली सदर्न इंडिया में पाया जाता है। और ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था कैसनूर फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका में 1957 में। और इसका कॉजल एजेंट जो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस है, वो हार्ड टिक्स के थ्रू स्प्रेड होता है। कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं पाया गया है। तो इसमें सडन ऑनसेट ऑफ चिल्स होना, फीवर होना, हेडेक होना, मसल पेन, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स या ब्लीडिंग होना, तो ये सब कॉमन है। इसका कोई क्योर भी नहीं है, और वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, और कई तरह के जो कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो रिकमेंड भी की जाती है जहाँ जहाँ पर ये KFD हमें मिलता है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is ESA satellite to monitor forest. This topic is important for your environment and your science and tech section. So European Space Agency is set to launch its seventh Earth Explorer mission, Biomass, aboard the Vega C rocket from French Guiana. This satellite will be placed in a sun synchronous orbit at an altitude of around 666 kilometers. The mission is aimed to map the world's forests, providing crucial data on their condition and changes over time. So, the Biomass mission is part of ESA's broader Earth Explorer program, which studies various components of the Earth system. So, the mission aims to address the lack of large scale data on forest above ground biomass and forest height, which is critical for understanding forest's role in the carbon cycle and climate regulation. So, forest absorbs around 16 billion metric tons of CO2. They store about 861 gigatons of carbon in branches, leaves, roots, and soils. In 2023, the world lost about 3.7 million hectares of tropical forests, and this deforestation has contributed to 6% of global CO2 emissions. This mission will help monitor how carbon levels are changing due to deforestation and human activity. This mission will create 3D images of forest from the canopy to the ground using advanced radar imaging. It will also improve understanding of forest quality, diversity, and carbon storage. It will also monitor ice sheet movements in Antarctica. So, the biomass satellite will employ synthetic aperture radar technology to map the Earth's surface. Unlike optical sensors, these synthetic aperture radars can operate day and night and through clouds, making it ideal for consistent forest monitoring. SAR will operate in the P band frequency range with a wavelength of 70 centimeters. This capability is unique to biomass as it is the first satellite globally to use P band SAR. The radar will estimate above ground biomass, the total mass of living vegetation in forests, and from this, researchers can calculate the carbon content, as roughly half of the forest biomass is carbon. This satellite is equipped with a 12-meter antenna that will unfold once in orbit, enabling high resolution radar imaging across wide forested regions. This mission will weigh forests from space, and it will help in determining how much carbon is stored and how this changes over time. This will improve our understanding of the carbon balance between forests and atmosphere. So, the Earth Explorer program by the European Space Agency is designed to enhance understanding of the Earth system by launching satellites to study various components of the planet. So key missions under the program include GOC mission, the EarthCare mission, which were the first one was designed to for advanced research in ocean circulation and physics of Earth's interior, and EarthCare to improve our understanding of Earth's radiative balance. Well, the broader impact of this program is to provide critical data to support scientific research on climate change, natural resources, and environmental monitoring across the globe. So the next topic is Africa India Key Maritime Engagement. This topic is important for your security section. So recently the inaugural edition of Africa India Key Maritime Engagement, that is a large scale multilateral maritime exercise, began in Dar es Salaam, Tanzania. So this is a large-scale multilateral maritime exercise between India and African nations, and India and Tanzania jointly host this exercise. 11 nations are participating in it. The primary aim is to develop cooperative solutions to regional maritime challenges and to enhance naval interoperability and coordination between partner navies. The exercise aligns with India's Sagar and Mahasagar initiative. Okay. So the next topic is signet ring cell carcinoma. This topic is important for your social issues and science and tech section. So recently a team of Indian scientists have developed analytical methods to study and potentially treat rare colorectal cancer more effectively. So this signet ring cell carcinoma is a rare and aggressive subtype of colorectal cancer which originates in the colon or rectum. It is named for the signet ring-like appearance of its cells under microscope, uh, after which this name has been given. So it is known for its rapid spread, resistance to conventional therapies, and late-stage diagnosis, making it one of the deadliest colon cancer variants. So
Researchers developed patient derived organoids and patient derived xenografts. So, PDOs are miniature 3D tumor models. PDX are involve implanting human tumor cells into mice, enabling the tumor to grow in a living system. These lab grown models closely mimic the molecular behavior of actual human SRCC models. This method forms one of the first living biobanks of SRCC models. Of course, SRCC makes just 1% of the all CRC cases globally, but in India it is affecting disproportionately large number of people, nearly 10 times more, often in young individuals. The next topic is BAT EcoMon. This topic is important for your science and tech section, also or your environment section. So recently, India's first automated bat monitoring and detection system was created by Indian Institute for Human Settlements, Bengaluru. So BAT EcoMon is India's first automated real-time bat monitoring and detection system. This system was developed by bat biologists, and it is part of the long-term urban ecological observatory at the School of Environment and Sustainability. So, what does BAT EcoMon do? So, it autonomously detects, records, analyzes, and classifies BAT echolocation calls in real time. And it includes an ultrasonic microphone, Raspberry Pi microprocessor, a solar powered battery. And this device activates automatically at sunset and it continuously records audio through the night. So the next topic is electroreception. This topic is important for your science and tech and your environment section. Researchers have discovered that fruit fly larvae has the ability to detect and respond to electric fields. So, electroreception is the biological ability to detect weak electrostatic fields in the environment, and it allows animals to sense electric fields generated by other living organisms for environmental factors. This ability is primarily found in certain vertebrate species, and electroreceptor organs were first discovered in 1960s through physiological studies of weakly electric fish. Uh, and in some species, electroreception is also used for social communication, indicating its evolutionary importance beyond navigation or hunting. Researchers have found that only a small cluster of sensory neurons located on either side of larva's head were involved in the electroreceptive behavior. Upon closer analysis under a microscope, it was confirmed that a single neuron in this head cluster was directly responsible for detecting the electric field. So this neuron exhibited directional sensitivity also. By eliminating other possible stimuli, the scientists have confirmed the larval response was specifically due to the electric field itself, which makes fruit fly larvae one of the few organisms who is known to exhibit this rare sensory ability. In controlled experiments, larvae immersed in an electric field also. So the next topic is MK2A laser directed energy weapon. This topic is important for your security section. India has recently conducted a successful trial of MK2A laser directed energy weapon, which can disable fixed wing and swarm drones. So it's a 30 kilowatt laser based weapon system designed to take down helicopters, swarm drones, and radars. It is one of the most potent counter drone systems in the world due to its lightning speed of engagement, precision, and lethal action within a few seconds. This laser system engages fixed wing drones from a long range, and it can thwart multiple drone attacks at a time. Once a target is identified by a radar, it uses an intense beam of powerful light or laser beam to cut through the target, causing structural failures or even more lethal damage. So the development of this laser weapon can lower the risk of collateral damage and reduce reliance on expensive ammunition during conflict. With this, India has joined a list of selected countries like US, China, and Russia with such capabilities. So the next topic is Mir Alam Tank. This topic is important for your economy section. So the Telangana state government is planning to build a bridge spanning 2.5 kilometers across Mir Alam Tank in Hyderabad and develop 3 island zones. So Mir Alam Tank is a freshwater tank in Hyderabad, located in the southern part of Musi River. It covers an area of approximately 260 acres and it has a capacity of 21 million cubic meters of water. This tank is fed by several streams and springs that flow down from the nearby hills. It was the primary source of drinking water for Hyderabad before the Osman Sagar and Himayat Sagar reservoirs. So this tank was named after Mir Alam Bahadur, and Mir Alam Bahadur is believed to have laid the foundations for the tank in 1804, and it was built by a French engineering company. Okay.
The next topic is Casanur forest disease. This topic is important for your environment section and also your social issues. So, Casanur forest disease or the monkey fever is currently surging in Karnataka's Shivamoga and Chikmagaluru districts recently. So, this KFD is a tick borne viral hemorrhagic disease which can be fatal to humans and other primates. It is mostly found in southern India. This disease was first reported from the Casanur forest of Karnataka in 1957. So, the causal agent, the Casanur forest disease virus, is a member of the tick-borne encephalitis complex. So, hard ticks spread the KFD virus to people and to animals. No person-to-person transmission has been established yet. Most people with KFD have a sudden onset of chills, fevers, and headache. Severe muscle pain, vomiting, gastrointestinal symptoms, and bleeding can also follow. Currently, there is no cure for KFD, but of course, a vaccine exists and it is recommended in parts of India where KFD is found. Okay, so these were the topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.